हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11th क्लास है और हम आपका 11th क्लास में देख रहे हैं आपका ज्योग्राफी। क्या देख रहे हैं बच्चों? ज्योग्राफी को हम लोग आपका पढ़ रहे हैं। 11वीं क्लास है हमारी और चैप्टर आपको पता होना चाहिए चैप्टर हमारा कौन सा है। ठीक, तो 11th क्लास में हमने सबसे पहले आपका देख लिया प्राकृतिक क्रियाएं को। हमने आपका देख लिया जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं वो क्या है और किस तरीके से हमने आपका इन पर आपका बात की और इनको देखा और इस तरीके से हमने इन सारी चीजों पर आपका बात करी। तो कल अंतर्जनिक बल, बाह्य जनिक बल और इन सब चीजों को हम लोग देख चुके हैं। अपक्षय और अपर्दन को हम लोग आपका देख चुके हैं कि अपक्षय आपका मौसम और जलवायु कारकों के माध्यम से मैकेनिकल जो आपका केमिकल होता है, मैकेनिकल और आपका केमिकल दोनों तरह का जो आपका अपघटन है वो हमको आपका इसके अंतर्गत देखने के लिए आपका मिलता है और ये हमें अच्छे से पता भी होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ शुरू करते हैं। अपक्षय प्रक्रिया जटिल भौमिक, जलवायिक, स्थलाकृति एवं वनस्पति कारकों द्वारा पृथ्वी अनुकूलित होती है। इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है। न केवल अपक्षय क्रियाएं अपितु मौसम अपक्षय मेंटल की गहराई में भी जलवायु दूसरे को से विभिन्न होती है। कह रहे जो अपक्षय जो आपकी प्रोसेस है, जो आपकी जटिल प्रक्रिया है, इसमें आपका भौमिक, जलवायिक और स्थलीय जो आपकी वनस्पति कारक है, ये सारे इसके फैक्टर हैं। इन सब में जलवायु का क्या है, विशेष महत्व है। इन सब चीजों को हम लोग आपका बहुत अच्छे से आपका देखते हैं और इन पर बात भी करते हैं। ठीक, अपक्षय प्रक्रियाओं में तीन प्रमुख कारक हैं। कौन से हैं? तीन प्रमुख कारक हैं। उन तीन प्रमुख कारकों को हम लोग आपका देखेंगे। कौन कौन से कारक इसमें सबसे ज्यादा है वो आपका उत्तरदायी हमको देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है? देखिए, अपक्षय प्रक्रिया में तीन है। सबसे पहला है आपका रासायनिक, भौतिक यानी कि यांत्रिक और तीसरा है जैविक। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपक्षय कितने माध्यम से होता है तो आपको क्लियर होना चाहिए अपक्षय तीन माध्यम से होता है। पहला होता है रासायनिक, दूसरा होता है भौतिक यानी कि यांत्रिक, आपने किसी जगह चोट मारी वो चट्टान टूट गई, क्लियर हो गया। केमिकल मतलब उसके बॉन्ड आपस में टूट गए, इस वजह से हो जाए कुछ केमिकल रिएक्शन आपका हो जाए। दूसरा होता है जैविक। जैविक का मतलब है कि आप किसी में समय, टेम्परेचर और जब सेल कब आपका डिग्रेडेशन होता है उसकी वजह से भी ये सारी चीजें आपको देखने के लिए बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और आप उनको देख सकते हैं, जिनकी वजह से ये सारी चीजें हम लोगों को बड़े कॉमन रूप में आपका देखने के लिए मिल जाती हैं और इन पर हम बात करें। अब देखिए, अपक्षय क्रियाओं में देखी जाती, इनमें कोई एक प्रक्रिया प्रतिकल्प ही अकेले काम करती है। क्या करती है? प्रतिकल्प ही अकेले काम करती है, परंतु इसमें किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जाता है। क्या करते हैं? इसमें ये तीनों चीजें होती हैं, लेकिन हो सकता है इनमें किसी का योगदान कैसा हो जाए, आपका औरों के तुलना में थोड़ा सा ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस हो जाए। रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया, अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयन, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण, सेल अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सक्षम और अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इन सब में क्या होता है वो आपका परिवर्तन जो है आपका हो जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल व अन्य अम्ल प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ साथ जल एवं वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विद्यमान सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को आपका तीव्र गति देने की आवश्यकता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अतिरिक्त पौधे और पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ता है। विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रक्रिया किसी अनुसंधानात्मक प्रक्रियाओं का सामना करती है। ठीक,
इन थोड़ी चीजों को ये सारी इसमें आपको देख सकते हैं कि भैया ये सब आपका रिसर्च के पात्र हैं। केमिकल जो आपका प्रोसेस होती है उसमें है, बहुत सारी चीजों में आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पौधे और पशु में अपघटन होता है, केमिकल डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से उनमें आपका केमिकल प्रोसेस जो है आपका थोड़ी सी बढ़ जाती है। आगे बढ़ जाए। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं, भौतिक और यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया में कुछ अनुपयुक्त बलों पर आपका निर्भर करती है। ये अनुप्रयोग बल निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, कुछ इसमें आपका बल लगते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, अत्यधिक ऊपर का भावर, रूपांतरण प्रतिरूप, दाब, अपरूपण बल, ताप किरणों में परिवर्तन, क्रिस्टल में रवों में वृद्धि, पशुओं को क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न विस्तारण, ये सारी चीजें हमको इसमें देखने के लिए मिलती है। आपका बल और सुकन एवं आर्द्रता, चट्टानों से नियंत्रित जल पर दाब होता है। इसमें कई तरह के बल धरातल के विभिन्न पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होते हैं। मान लीजिए ये हमारा स्पेस है, या हम कह सकते हैं ये हमारी भूपर्पटी है। ये यहाँ आपको बल लगेगा, लेकिन इसके इंटरनल पार्ट में जो आपके ये कुछ इस तरह से जो अणु होते हैं उन पर भी अपना बल जो है काम करता है। देखिए टेम्परेचर, प्रेशर और दाब आपका ये सारी चीजें से वेरिएशन करती है, ठीक। और आपका वेट भी इसमें आपका वेरिएशन करता है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। जिनका परिमाण सेलों का विभंग होता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तार व दाब में निर्मुक्त होने के लिए कारण होती हैं। ये प्रक्रिया लघु एवं मंद होती हैं, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण सेलों में सतत आपके फलस्वरूप सेलों की बड़ी हानि पहुंचती है। कैसी पहुंचती है? इनमें बड़ी हानि जो है आपकी। जैविक कार्य एवं अपक्षय। जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि संचालन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण, भौतिक परिवर्तन से खनिज एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में योगदान है। केंचुआ, दीमकों, चूहों, कृंतकों इत्यादि जैसे जीवों पर बिल खोदने एवं फन के द्वारा नई सतह पर का निर्माण होता है, जिससे रासायनिक प्रक्रिया में अनावृत्ति मिलती है। आप देखते हैं जैविक प्रोसेस में कैसे होता है। ये मान लीजिए आपकी लैंड है, इनको चूहों ने बिल खोद दिया तो उससे मिट्टी टूटती है कि नहीं टूटती? तो यही तो कह रहा है कि जैविक अपक्षय में जीवों की वृद्धि एवं संचलन के उत्पन्न के अपक्षय में भौतिक परिवर्तन से खनिज एवं आयन के स्थान की दिशा में क्या होता है? योगदान है। केंचुआ और जो आपके दीमक है, चूहों, कृंतकों जैसे द्वारा जीवों के द्वारा बिल खोदने की बीजिंग फन के द्वारा नई सतह का आपका निर्माण होता है, जिससे रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए आपका अनावृत सतह में नमी एवं हवा का वेदन में सहायता मिलती है, ठीक। मानव की वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर खेत जोतकार मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थ में वायु, जल एवं खनिज के मिश्रण है, ठीक, तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायता होती है। सलने गलने वाले पौधे भूमिक कार्बन व अन्य अम्ल जैसे तत्वों का उत्पादन में योगदान देता है, जिसमें कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण, घुलन तक बढ़ जाता है और पौधों की जड़ें पदार्थों में जबरदस्त दबाव डालती हैं और इन्हें यांत्रिक ढंग से मैकेनिकली से तोड़कर अलग कर देता है। तो किस तरीके से हवा के संपर्क से इन सारी चीजों से होता है। तो ये था आपका केमिकल प्रोसेस, ये था आपका फिजिकली वेदरिंग। कोई बल लग गया किसी प्रकार से, ऊपर से पशु ने वृद्धि कर दी, उसको प्रेशर टेम्परेचर लगा, उसकी वजह से टूट गया, चूहे ने कोई बिल खोद दिया, दीमक लगी खेत में, आपका इनसे कार्बन फॉसिल्स बन गए, उसकी वजह से भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये आपका जैविक कार्य में अपक्षय की मात्रा हमको देखने के लिए मिलती है। तो बस ये सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट याद रहना चाहिए कि जो अपक्षय होता है वो आपका 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। देखिए अपक्षय में ये भी ध्यान रखिए, अपक्षय में चट्टान का उसी जगह पर टूट कर रह जाना है। अगर मान लीजिए कुछ चट्टान कहीं से टूटी, मान लीजिए ये बहुत सदी ऊपर की, कुछ उसमें से भाग टूट गया तो ये दूर नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा चट्टान के ऊपर। अगर ये यहां से टूटकर आपका यहां चला गया तो ये क्या हो गया? अपर्दन। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण,
तो चट्टान अगर टूट कर अपने ही स्थान पर है तो अपक्षय, और टूट कर अगर वो दूसरे स्थान पर पहुंच गई है तो ये हो जाएगा अपर्दन, और उसके बाद अगर ये कहीं जाकर आपका निक्षेप जम जाती है तो उसको कहते हैं निक्षेपण। तो 3 प्रोसेस आपको पूरी तीनों की तीनों ध्यान रखनी है, कहां पर अपक्षय है, कहां पर अपर्दन है, इस तरीके से देख लिया। यहां से आगे बढ़े, और कुछ किसी का डाउट आपका बच्चों, देख ले एक बार आप। हो गया यहां तक प्रोसेस पूरा कंप्लीट है। चलिए चलिए बात कर रहे हैं अपक्षय पर विशेष प्रभाव, कि जो अपक्षय है उस पर विशेष इंपैक्ट कब पड़ता है, तो ये हमको थोड़ा सा देखना है। स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग। इसकी व्याख्या से पहले भौतिक एवं अपक्षय प्रक्रियाओं में संकुचन एवं फैलाव तथा लवण के अंतर्गत की जा चुकी है। अपकर्षण एक परिमाण है और प्रक्रिया नहीं है। सेल या आधार सेल के ऊपर मोटे तौर पर घुमावदार आपका चादर के रूप में उत्खंडित और आपका पथकन होता है, जिसके परिमाण स्वरूप चिकनी एवं गोलाकार सतह का निर्माण होता है। अपकर्षण अवरण तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होता है। अपकशी गुम्मद, टक्सवध, अभिकंद्रण और शीतलन से उत्पन्न होती है। ठीक, ये सारी चीजें इसमें आपका डिपेंड करती है। अपक्षय का महत्व। अपक्षय प्रक्रिया सेलों के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ने तथा न केवल आवरण प्रसार और मृदा के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, अपितु अपर्दन एवं बृहद संचलन के लिए भी उत्तरदायी है। कैसी है? आपका इन चीजों में मार्ग प्रशस्त न करके और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आपका बड़े लेवल पर आपका हमको चलती हुई उभरती हुई दिखाई देती है। जैव मात्रा एवं जैव विधिक आपका प्रमुखता वनों की देन है तथा वन अपक्षय प्रवृत्ति प्रकार की गहराई के साथ निर्भर करती है। यदि सेलों का अपक्षय ना हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता। इसका अर्थ है अपक्षय बृहद क्षरण अपर्दन उच्चावत लघुकरण में सहायक होती है एवं स्थल आकृति अपर्दन का परिमाण स्वरूप है। सेलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अवस्था में अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिज लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम, तांबा, अयस्क समृद्धिकरण एवं संकेंद्रण में यह सहायक है, और अपक्षय मृदा का निर्माण में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक, इन सब में एक प्रक्रिया और प्रोसेस जो है आपको दिखाई देती है, और चीजें हमको यहाँ देखने के लिए भी आसानी से मिल जाती है। क्लियर है? यहाँ तक हम इतना देख चुके और आपका बात भी कर चुके हैं। जब सेलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा भौतिक निक्षालन के माध्यम से स्थानित होते हैं। देखिए, कोई सेल है, जब उसकी लिंचिंग होती है, यानी कि उसका क्या होता है, निक्षालन, इस तरीके से जब आपका जाता है रगड़ कर, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, तो शेष बहुमूल्य पदार्थ का संकेंद्रण होता है, और जो भी आपका बहुमूल्य पदार्थ है उनको सेंट्रलाइज हो जाते हैं। इस प्रकार अपक्षय में बिना बहुमूल्य पदार्थ का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा और आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन, प्रक्रम तथा शोधन के लिए आपका व्यवहार नहीं होगा। इसको समृद्धिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समृद्धिकरण। मास संचलन, बड़े लेवल पर जो आपकी मूवमेंट होती है, ठीक है, मान लीजिए जो अपर्दन हो रहा है, अपक्षय हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़े लेवल पर भी अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया हमको देखने के लिए मिलती है। उसकी भी हम लोग इसमें बात करेंगे कि कैसे अपक्षय और अपर्दन एक बहुत बड़े प्रोसेस और प्रक्रिया में हमको देखने के लिए आपका मिलता है। क्लियर है? और आप इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। ठीक, बृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सेल में बृहद मलबा यानी कि बहुत बड़ा डिपोजिशन होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के सीधे प्रभाव के कारण अनुसरण स्थल होता है। इसका तात्पर्य है कि जल वायु जलहीन अपने स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबे में अपने साथ वायु हिम को ले जाते हैं। बृहद मलबे का संचलन गति मंद तीव्र हो सकती है, जिसके परिमाण स्वरूप पदार्थ के छिछले से गहरे तक प्रभावित होती है, जिसके अंतर्गत विसर्पण, भाव, स्खलन, पतन सम्मिलित है।
गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर सैल एवं अक्षय से पैदा होने वाले सभी पदार्थों का अपना प्रभाव डालता है। यदि बृहत संचलन के लिए अक्षय अनिवार्य है, परंतु इसमें बढ़ावा देते हैं बृहत संचलन अक्षय ढालों का अनपक्षी पदार्थ की अपेक्षा बहुत अधिक आपका सक्रिय रहता है। एक बार थोड़ा सा बच्चों आप अक्षय के महत्व को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर हम लोग इसके में आगे बढ़े। पढ़िए, एक बार देख लीजिए। हुआ बच्चों? बच्चों बैठ जाइए बेटा, क्लास में सभी ध्यान देंगे। आप आगे चलिए, देख लिया, आगे बढ़ जाए। देखिए, बृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है। कोई भी भू आकृति कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी, वायु, लहरें, धाराएं संचलन प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होती है। कह रहे अगर कोई भी आपका बृहद संचलन हो रहा है, मास लेवल पर उसका मूवमेंट है और उसमें अगर गुरुत्वाकर्षण बल हेल्प कर रहा है, तो कोई भी ऐसी स्पेस आकृति नहीं है जो जल प्रवाह, हिमानी, वायु, धरातल संचलन की प्रोसेस में सीधे रूप से लगे, यानी कि वो डायरेक्ट रूप से एंटर नहीं करती, इनडायरेक्ट रूपली उनका बेसिकली एंट्री होती है। इसका बृहद संचलन अपर्दन के अंदर आता है। कोई पदार्थ का संचलन एक से दूसरे स्थान का होता है। ढाल पर पदार्थ बाधक बलों में व्यक्तिगत अपने प्रतिरोध प्रस्तुत करता है एवं असफल होते हैं। जब बल का आरोपण प्रतिरोध में महांतर होता है, तब असंबंध कमजोर पदार्थ छिछले स्तर वाले सैल, भ्रंश, तीव्रता से झुके हुए संस्तर, खड़े मृदु तीव्र ढाल, पर्याप्त मूसलाधार वर्षा एवं वनस्पति का अभाव बृहद संचलन में सहायक होती है। ठीक, बृहद संचलन की क्रियाओं में कोई होता है। इस प्रकार प्राकृतिक एवं कृत्रिम संसाधनों के ऊपर पदार्थ के टिकने के आधार का हटाना, ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि, पदार्थों की प्रक्रिया अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार और अत्यधिक वर्षा, संप्राप्ति ढाल का दोहन, ये सारी चीजें इसमें हमको आपका देखने के लिए मिलती। ठीक, भार का फटना, भूकंप का आना, विस्फोट या मशीन का कंपन, अत्यधिक प्रकार का रिसाव, झील एवं जलाशयों में नदियों की मात्रा में जल का निकास, ये सारे इसके क्या हैं? परिमाण है। नदी तट के नीचे जल का मंद गति से बहना, प्राकृतिक वनस्पति धुंध संचलन निम्न तीन रूप से होती है: अनुप्रस्थ विस्थापन, प्रवाह और आपका स्खलन, तीनों चीजें। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि विस्थापन, प्रवाह और स्खलन में क्या अंतर है और इस अंतर को आप कैसे और किस तरह से देखते हैं, यह अनुभव कर सकते हैं। भूस्खलन, देखिए लस्ट लैंडिंग को हम लोग थोड़ा कल के देख लेंगे क्योंकि नया टॉपिक है। तो फिलहाल हम क्या देख रहे थे, आपका पता होना चाहिए आपको, हम पढ़ रहे थे मास लेवल पर आपका संचलन कैसे होता है। ठीक, ये तो सारे प्रोसेस हैं। मैं बच्चों बार बार आपसे एक ही बात कहूंगा, और इसमें कुछ सबसे ज्यादा देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो यही है कि जो हम पढ़ रहे थे कि हमारा जो आपका रासायनिक अक्षय होता है वो तीन प्रक्रिया और प्रोसेस में होता है। इन तीनों प्रक्रिया और प्रोसेस को आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया तो मान लीजिए कि आपको ये सारा चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेन है अक्षय और अपर्दन का गेम। कोई बड़े लेवल पर जा रहा है, कोई कम लेवल पर जा रहा है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रूप ले रहा है, कोई कहीं गुरुत्वाकर्षण बल का इम्पैक्ट है, तो ये सारी चीजें उसके हेल्पिंग हो रही हैं। लेकिन मेन वो तीन ही फैक्टर हैं, तीन ही रूप है जिनको हम लोग आपका गौर करके अपने लेक्चर या चैप्टर में, ठीक है ना। चलिए, ठीक, तो इस तरह से ये पूरा जो हमको ध्यान रखना है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होना है, क्योंकि सारे चीजें एक दूसरे से आपका जुड़ी हुई हैं। मेन हम इसमें भू प्रॉपर्टी को ही लेकर सारी चीजें हैं कि जो हमारी भू प्रॉपर्टी है किन किन मेटल से बनी है हमने देख लिया। उसके बाद कैसे उसमें आपका आंतरजनिक और बाह्य बल लग रहे हैं, कैसे अक्षय अपर्दन हो रहा है, कैसे उसका लिंचिंग हो रही है, बड़े लेवल पर है, छोटे लेवल पर है, कौन से तत्व डायरेक्ट शामिल है, कौन से इनडायरेक्ट उनको इफेक्ट कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे, ये सारी चीजें हम लोग इस पर आपका
एक एक करके गौर कर जो है बात कर रहे थे, और यहाँ तक हम इन सब चीज़ों को अच्छे से देख भी चुके थे और इनको बात भी कर चुके थे। ठीक, चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज हम अपने इस लेक्चर में जो है आपको यहाँ पे ही करेंगे। कल हम आपका जो है आपका लैंडस्लाइडिंग क्या होती है, ठीक, भूस्खलन के विषय में देखेंगे। और पहाड़ों में तो बड़ा बड़ा मुद्दा है ये भी एक, तो इस पर और हम इसके व्यवहारिक रूप में भी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।